तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ये बताना है इसका 119 का आंसर है। इसका आंसर है हमारे पास में सी। 19 का आंसर है सी, 120 का आंसर है बी, और 121 का आंसर है बी। इसको भी बताना है क्या? सर 120 बता दें। 120। प्रतीक, हाँ सर। बताना है क्या? बोलो। हाँ सर बता दीजिए। तीनों क्वेश्चन बताने। हाँ सर। 119, 121। हाँ है ना, तो वैसे बोला करो ना, बोलते भी नहीं हो फिर। नहीं आया? क्लियर बोलो कि सर बताइए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए तो डाले हैं क्योंकि अभी मैंने देखे आप लोगों के मार्क्स, इसलिए रिवीजन के लिए क्वेश्चन वापस से, क्योंकि अभी जैसे मेरे ख्याल से 2 अगस्त को फिर से एग्जाम है, तो उसमें भी आएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो देखो 119 कैसे करना है। हमें दो फिगर इतने दिए हुए हैं, है ना। दोनों फिगर के हिसाब से चलूंगा। तो पहला फिगर है पी के हिसाब से। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तरह से 3 लेंस यहाँ बन रहे हैं। हरी बासन में क्या बन रहे हैं? 3 लेंस बन रहे हैं यहाँ। इसका एक तरह से क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि पॉसिबल अरेंजमेंट, यानी ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये अपने को देखना है। तो क्या करेंगे इसमें? इसमें रिफ्रैक्ट इंडेक्स अपने को दिया हुआ है, यानी लिक्विड जो है उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स कितना दिया हुआ है? वो दिया एक तरह से 4/3। और जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज है उनका रिफ्रैक्ट इंडेक्स इसने दिया है, कितना दिया है? 3/2। और इनकी रेडियस नहीं दिया, लेकिन कहा कि आइडेंटिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक तो इनफाइनाइट है एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो और दूसरा दोनों का क्या है? दोनों का जो कर्व वाला जो कर्व, मतलब जो कर्वेचर है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को दिया हुआ है, जो कि सेम है। तो क्या करेंगे इसमें? हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो रे कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, को कैसे चेक करेंगे? रे को इन्फिनिटी से लाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? रे को इन्फिनिटी से लाना है। तो रे जब इन्फिनिटी से आएगी, तो अगर ये इस तरह से डाइवर्ज होती है, अगर इस तरह से रे जाती है तो क्या बोलेंगे इसको? मतलब इस तरह से अगर जाती है तो कन्वर्जेंट, और अगर रे ऐसे जाती है तो क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। ओके, यानी इसका बिहेवियर, अगर रे ऐसे आएगी तो कन्वर्जिंग सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, और अगर रे ऐसे जाएगी तो डाइवर्जिंग सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। ओके। इसकी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया कि आर है, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी आर है। इसमें क्या है, दरअसल ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 है। तो वैसे तो मैं आपको ये जनरल फिर से बताता हूँ, जनरल फॉर्मूला मैंने बताया भी था वैसे तो आपको, कि किसी भी तरह का लेंसेज हो मान लो, लेकिन ऐसे अगर आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से, तो अगर इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n4 है, और इधर का n5 है, और रे मान लो इन्फिनिटी से आ रही है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं कहता हूँ r1 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता हूँ r2 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता हूँ r3 है, और इसकी कहता हूँ r4 है। तो दरअसल इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो ये फॉर्मूला ऐसे लगता है, आप लिखोगे n5/v माइनस n1/u इक्वल टू ये, यानी n2 माइनस n1 बाई इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है तो प्लस r1, प्लस इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर है, लेकिन ये इसके लिखेंगे तो n3 माइनस n2 बाई माइनस r2, प्लस, यानी ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया। अभी सरफेस की बात करते हैं, क्या लिखेंगे? n4 माइनस n3 बाई, इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, तो प्लस r3, प्लस इस सरफेस की बात करेंगे तो n5 माइनस n4 डिवाइडेड बाई माइनस r4। अब अगर रे इनफिनिटी से आ रही तो u को क्या कर देंगे? इनफाइनाइट कर देंगे, और v क्या हो जाएगा फिर हमारे पास में? f हो जाएगा। अब f पॉजिटिव आ जाता है तो एक कन्वर्जेंट है, एफ नेगेटिव आ जाता है तो डाइवर्जेंट है। वही फॉर्मूला मैं यहाँ लगा दूंगा।
यहाँ भी यहाँ क्या है, n1 इक्वल टू n5 है, तो इस फॉर्मूले को लेकर भी बात हुई थी हमारी, तो आप इस तरह से लगा सकते हो इस फॉर्मूले को। ठीक है, आप चाहो तो 2 मीडियम के लिए लगा सकते हो, 3 के लिए लगा सकते हो, 4 के लिए लगा सकते हो, इवन 5 ही देखो यहाँ 1 2 3 4 5, उसके लिए आप इसको लगा सकते हो। ये आ जाता है, अपने आप आ जाता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, है ना। अब देखो इसमें लगाना है मान लो मुझे, तो क्या करूंगा मैं, ये पी फिगर है हमारे पास में, इस पी फिगर की बात करूंगा तो आप देख रहे हो कि यू क्या हो गया, यहाँ इनफाइनाइट हो गया, तो क्या लिखूंगा मैं इधर का क्या हो जाएगा, तो 1/v माइनस ये क्या है इधर का भी, तो 1/इंफिनिटी इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3/2 माइनस 1/इंफिनिटी। अब इन दोनों के लिए यानी इसके लिए लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्लस 4/3 माइनस 3/2 माइनस 3/2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस r, प्लस इसके लिए लिखोगे आप, कितना है, यानी वापस से कितना हो गया, 3/2, तो लिखोगे 3/2 माइनस 4/3, इसकी रेस ऑफ कर्वेचर किधर है, इधर है, तो प्लस r, फिर इसके लिए लिखेंगे तो प्लस 1 माइनस 4/3, सॉरी 3/2, 1 माइनस 3/2, क्योंकि इसका कितना है, 3/2 है, इसका इसका कितना है, 3/2 है, तो डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे यहाँ, इनफाइनाइट, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तुम्हारे पास 1/v इक्वल टू, यहाँ से देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 8 ये 9 माइनस, तो यानी आ जाएगा प्लस 1/6r, क्योंकि माइनस मिलेगा आपको यहाँ से, प्लस इसका कितना आ गया 9, और ये कितना आ रहा है यहाँ से 6, यानी 1/6r, आप देखो कितना आ रहा है 1/3r, जो कि प्लस आ रहा है, तो v इक्वल टू प्लस 3r आ रहा है, यानी इसका मतलब ये कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट है, क्या है ये, कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्जिंग सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। दूसरा फिगर क्या है हमारे पास में, उसको भी देख लेते हैं, दूसरा फिगर क्या कह रहा है, तो दूसरा फिगर है हमारे पास में ये, यानी क्यू फिगर, तो क्यू फिगर कैसा बना रहा है इसने, ये हमारे पास में दोनों लेंसेज को ऐसे रखा और बीच में यहाँ इसने ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इसका भी बिहेवियर देखना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। चलो भाई करते हैं, तो यहाँ देखो, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, इसकी माइनस आर, इसकी इनफाइनाइट, इसकी माइनस आर। ओके, तो इसका रेफरेंडेक्स आपको पता ही है, n इक्वल टू 3/2, इस लिक्विड का आपको पता है n इक्वल टू 4/3, इस लेंस का पता है n इक्वल टू 3/2, इधर का पता है 1, इधर का पता है 1, तो क्या लगाएंगे, वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल टू, इसके लिए देखो क्या लिखेंगे, 3/2 माइनस 1/इंफिनिटी, प्लस इन दोनों के लिए लिखेंगे तो 4/3 माइनस 3/2 माइनस r, ओके, प्लस अब इसके लिए लिखेंगे तो 3/2 माइनस 4/3 बाई इंफिनिटी, प्लस इसके लिए लिखोगे तो 1 माइनस 3/2 माइनस आर, हरी बात समझ में, ये हो जाएगा हमारे पास में। तो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ, ये 0 हो गया है ना, ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ, ये तो 0 हो ही गया, तो 1/v इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा माइनस, यानी हो जाएगा माइनस माइनस यानी प्लस 1/6r, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, प्लस 1/2r। आप देख रहे हो कि ये भी पूरा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये भी कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये रे क्या करेगी, यहाँ जाके ऐसे फोकस हो रही है, यहाँ भी ये रे जाके क्या कर रही है, ऐसे फोकस हो रही है, तो दोनों क्या है, कन्वर्जेंट है। ले रहे, ये कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। किसी को डाउट है पूछो, प्रतीक, हाँ सर। ओम व्याकुल, नहीं सर। हाँ, क्योंकि थोड़ा पेपर तो था ही से, बाकी जैसे बच्चों का भी देखा मैंने, मेरे ख्याल से श्रेय के हाईएस्ट है फिजिक्स में, है ना, तो ठीक है, ऐसा पेपर होना भी चाहिए था।
कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। ये तीनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। श्रेय, तीनों क्वेश्चन हो गए थे? हाँ श्रेय, यही नहीं। सर 120 नहीं आया, मैथ्स नहीं कर रहा कोई ऑप्शन। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, इसमें क्या कह रहा, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, वो याद है, प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो जाती है। ये वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहते हैं माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। देखो यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर अपने को दिया है। तो आपको बताया था जिस तरह से कट कर रहा है उस कट करने पर कभी भी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, दरअसल ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है, लेकिन ये कहाँ इसने इसको किया हुआ है, कितने इस पर 2 mm पर, 2 mm तक इसने सिल्वर किया हुआ है एक तरह से, मतलब सिल्वर नहीं, मतलब शेडेड पार्ट दिखा रहा है वो। ये 2 mm है। और इसका जो डायामीटर है, यानी इसकी जो रेडियस है वो कितना है लेंस की, यानी वो है 2.5 mm। ओके, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, यानी ये फोकल लेंथ इसका कितना है 20 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर 5 mm इज कट अलोंग द लाइन AB लाइन के अलोंग ये कट कर रहा है। The part of the lens shown shaded in the diagram is now used to form an image of point P। अब इसने इसको कट करके यहाँ लिया है इधर साइड में। तो आप देख रहे हो कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कट वाले पार्ट से कहाँ पर है, 0.5। कहाँ है, 0.5 mm नीचे है। अभी आते हैं उस पॉइंट पर। लेकिन इसने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, P यहाँ रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस कितना बता रहा है, 30 mm बता रहा है। इसकी फोकल लेंथ अपने को दे रखी है 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है द पार्ट ऑफ द लेंस shown shaded in the diagram is now used to form an image of point P plus 30 सेंटीमीटर अवे, सॉरी 30 सेंटीमीटर अवे दिया है इसने, क्या है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट ऑन द लाइन XY लाइन यहाँ दिया हुआ है इसने, ये X है और ये Y, अभी फिगर दिखाता हूँ आपको, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेंस द इमेज ऑफ P विल बी फॉर्म्ड। तो इसमें आंसर दिया है इसने 1 mm बिलो XY। चलो देखते हैं। आप ये देखो, ये लेंस यहाँ था ऐसा, इसने यहाँ से कट किया, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ है ना, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये कितना है 2.5 और ये कितना है 2, यानी कितना 0.5 mm, यानी इसका मतलब इसका प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। प्रिंसिपल एक्सिस से देखते हैं, सारी बात समझ में। और ये लेंस तो अभी भी इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अभी भी लेंस तो वैसा का वैसा बना हुआ है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही है, तो इस केस में फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होती, इस बारे में बात हो चुकी थी हमारी। लेकिन अगर आप बीच से कट करते हो ऐसे, तब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ से एक मान के चलो कि यानी ये इसका एक तरह से इसको एक्सटेंड करो आप यहाँ, तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले V निकाल लेंगे, और ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर चला गया, यानी 0.5 mm पर चला गया। तो अपने को क्या बताना है, XY से बताना है ना। तो पहले तो इसी से देखेंगे हम लोग, यहाँ से ऊपर गया कि नीचे गया, क्या करना है देखो कैसे लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। 1/V नहीं मालूम, 1/U कितना, -30 इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा +20। ओके, तो हमारे पास सॉल्व करो इसको, तो 1/V इक्वल टू आ गया 1/20 माइनस 1/30, यानी आप देखोगे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, 60। तो V इक्वल टू कितना आ गया, +60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इधर कहीं बनेगी,
यहाँ कहीं, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, 60 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है HI/HO, लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इक्वल टू V/U। V कितना है 60, U कितना है -30, तो कितना आ गया -2। अब आप देखो HO हाइट कितना है 0.5, तो HI इक्वल टू क्या लिखोगे -2 इंटू 0.5, यानी कितना आ गया है, ये आ गया हमारे पास में -1 mm आ गया। कितना आ गया -1 mm। -1 mm का मतलब क्या हुआ, -1 mm का मतलब हुआ ये यहाँ चला गया, यानी इस एक्स वाई से कितनी डिस्टेंस पर हुआ, लेकिन ये तो 1.5 पर हुआ, 1.5 mm ये आना चाहिए आंसर, तो उसका गलत दिया इन्होंने। आंसर क्या रहा इसका 1.5 mm बिलो एक्स वाई आना चाहिए, गलत दिया, बस बी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन है इसका। क्या रहा था आपके श्रेया, आपके क्या रहा था आंसर? तो मैंने 30 mm लिया था तो अलग आ रहा था। हमने 30 mm नहीं है, ये होगा 10 लो तो उससे गड़बड़ हो जाएगा। 30 mm से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप देखो ना वहाँ 20 सेंटीमीटर लिया हुआ है, और ये तो आंसर नहीं, वो 30 mm नहीं है, 30 सेंटीमीटर ही वो, तो आंसर इसका क्या है, डी ऑप्शन है, ऑप्शन गलत दिया इसने। ये बात क्लियर है सबको, ये हाँ पॉइंट हाँ सर। क्लियर सर। है हाँ है सर। ना, ऐसा करेंगे, यानी डी ऑप्शन है इसका। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में ये भी बता देता हूँ मैं आपको, प्रतीक राज क्लियर है भाई? हाँ सर। हाँ, बाकी और लोगों को भी जिनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, देखो मार्क्स नहीं आने का रीजन है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिंपल लॉजिक है, आप सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दोगे तो मार्क्स तो कभी नहीं आने वाले। पर डरना नहीं है, मेरे कहने का मतलब है, मतलब टाइम दो सब्जेक्ट को, अपने आप मार्क्स आने लगेंगे। कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ाई करो बस, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, if final image formed after 2 refractions through the lens and 1 reflection from the mirror is at the same point O, then D बताना है अपने को। तो देखो हमारे पास में, अच्छा ये जो लेंस यहाँ दिया है, ये कॉन्वेक्स हो कॉनकेव है या कॉनकेव हो कॉन्वेक्स है, कौन वो बताए? कॉन्वेक्स। क्या ये कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव हो कॉन्वेक्स है ना? हाँ वही है। कैसे है वो भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ मैं। ये यहाँ से कितना देश है, 80 सेंटीमीटर है ना? हाँ, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ और ये 80 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को दिया है R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास में क्या है यहाँ D, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया 30 सेंटीमीटर। ये किसने कर लिया था भाई? इस क्वेश्चन के बारे में मैं जानना जरूरी, मुझे कितने लोगों ने कर लिया था। श्रेया ये क्वेश्चन तो हो गया था ना अच्छे से? हाँ सर। इसमें तो डाउट वेरी गुड, और कौन बताएगा, किससे पूछी, पहले इसके बारे में जान लेता हूँ। हाँ भाई, प्रथम भाई क्वेश्चन बनाता है, प्रथम कहाँ चला गया? प्रथम पता नहीं कहाँ घूम रहा है। प्रथम कोई बात नहीं। अनमोल नहीं सर। मैं बनाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे करना है। ये क्या कह रहा है कि इमेज वापस यहाँ बने, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर मान लो यहाँ परपेंडिकुलर इंसिडेंस होता है, यहाँ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अगर इंसिडेंस होता है तो रे क्या करेगी, रिट्रेस कर जाएगी। आगे बात समझ में, रे क्या करेगी, रिट्रेस कर जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि, यानी दो केस देखूंगा मैं इसमें, एक तो परपेंडिकुलर वाला और एक यहाँ, दो केस देखूंगा, दो केस के लिए वापस इमेज जो है
इस पॉइंट ओ पर बन जाती है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। पहला केस क्या लेता हूं मैं, अच्छा मैं पहले बता दूं इसको कन्वर्जिंग क्यों बोला। कन्वर्जिंग इसलिए आप याद रखो, आप तो आपने देखा होगा कि ये जो लेंस है ये दोनों के सरफेसेस क्या कर रहे हैं, यहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ भी सरफेसेस एक दूसरे को कट करते हैं तो कट कब कर रहे हैं, इसका मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। इसका मतलब बिहेवियर क्या होगा, कन्वर्जिंग ही होगा। इसका मैं कौन है भाई, प्रथम सत्यम शिवम, ये माइक ऑफ करो भाई। प्रथम, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये बैठा ही नहीं, पता नहीं कहाँ जाके बैठ गया है। प्रथम भाई, तो इसमें दो केस में ले रहा हूँ। ये तो कन्वर्जिंग है, ये तो समझ में आ रहा है अपने को। क्या है कि इसकी पहले फोकल लेंथ निकाल लेता हूँ। इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स अपने को दिया हुआ है 1.5 है। इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/10 माइनस, और ये प्लस 1/20। तो क्या मिलेगा 1/20। यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1/2 इंटू ये मिलेगा 1/20, यानी इसकी फोकल लेंथ आ गई है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर अगर आ रही है तो अब ध्यान से देखो, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 है ना। तो इसको क्या लगना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ मिले अपने को, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। तो क्योंकि अगर इसको ऑब्जेक्ट मान लो कहाँ लगे, चलो पॉसिबल है ना, हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ लगे, वो इमेज कहाँ लगे, इसको कहाँ बने इमेज, यानी यहाँ से 30 पर, कितने पर, यहाँ से अगर उसकी वजह से इमेज अगर मैं यहाँ बना दूं, मान लो 30 पे बन जाए, हरी बात समझ में, उस इसको यानी इसको क्या लगना चाहिए कि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो 30 सेंटीमीटर पर अगर रखा है तो क्या करेगा, रिट्रेस कर देगा ना। यानी अगर आपने इमेज यहाँ रख दी, यानी उसकी वजह से जो इमेज है अगर आपने यहाँ रख दी, इसका मतलब क्या हुआ, ये पाथ को क्या करेगा, ऐसे रिट्रेस कर देगा ना। यानी ये कितना होना चाहिए, ये 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस निकाल लो। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं v है। तो अगर डिस्टेंस v है तो पहला केस तो मैं ले रहा हूँ, इसमें मैंने क्या मान लिया, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ से 30 पर। क्योंकि जब अगर 30 पे इमेज बनेगी तो ये क्या करेगा, रिट्रेस कर देगा ना। पॉइंट क्लियर है कि नहीं भाई, 90 डिग्री पर इंसिडेंस होगा इसका। तो यहाँ से देख लो, तो 1/, ये डिस्टेंस निकालना अपने को v, माइनस 1/-80 इक्वल टू 1/+40। तो 1/v इक्वल टू कितना आ गया है, 1/40 माइनस 1/80, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ गया, +80। यानी ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसका मतलब d। तो देयर फॉर d की वैल्यू कितना होना चाहिए, 30 + 80, यानी 110 सेंटीमीटर, ये आना चाहिए। क्लियर है। दूसरा केस ये भी पॉसिबल है, यानी इसका आंसर 80 सेंटीमीटर भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है, 80 सेंटीमीटर भी हो सकता है। कैसे कि मान लो ये रे यहाँ आ जाए सीधी, तो यहाँ से जब रे आएगी तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो वापस ऐसे जाएगी ना, यानी इसका आंसर है कि 80 सेंटीमीटर भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि अगर ये इमेज यहाँ ना आके मान लो यहाँ बना देती है इमेज, तो अगर ये इमेज यहाँ बनती है तो जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने पर रिफ्लेक्शन होकर वापस रिट्रेस कर जाएगी ना इस तरह से। एक आंसर इसका 80 सेंटीमीटर भी हो सकता है, एक आंसर इसका 110 सेंटीमीटर भी हो सकता है। जैसे दूसरा फिगर बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्लियर है सबको। इसको क्योंकि अगर आपको सोल्व करना होता तो कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्शन लेता, फिर इसकी वजह से जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन लेता, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन लेता, फिर वो फाइनल आंसर होता। लेकिन लॉजिक के साथ आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर है। दूसरा फिगर भी बना के दिखा देता हूँ मैं आपको।
इसमें आंसर 80 सेंटीमीटर भी होना चाहिए। इसका आंसर मालूम है, बी और डी होना चाहिए। ये कह रहा है कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस थ्रू द लेंस एंड 1 रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इज द एट द सेम पॉइंट ऑफ देन दीज, है ना। इसका आंसर क्या हो सकता है, बी और डी दोनों होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसका आंसर सिर्फ एक ही नहीं है। देखो कैसे, इसका फिगर दिखाता हूँ मैं आपको। क्योंकि ये यहाँ से रे गई और ये रे यहाँ चली जाए, मतलब इमेज यहाँ बन जाए, यानी मिरर हमारा यहाँ रखा हुआ है। तो आप यहाँ देखो इस केस में जितने एंगल पर आई थी ये, यानी ये कितने बना रहा है 80 सेंटीमीटर। यहाँ से उतने एंगल पे क्या होगा, यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट ऐसे चली गई। तो आंसर इसका ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसकी फोकल लेंथ कितनी आ रही है 40 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो ये भी पॉसिबल है। आंसर इसके बी और डी दोनों हो गए। इस तरह से करेंगे। उसके पहले वाले क्वेश्चन हो गए क्या? पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो किए आप लोगों ने? कॉम्प्रिहेंशन में डाउट था। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स भी बताता हूँ मैं क्या क्या है इसके आंसर। पहले का आंसर सी है, थर्ड का आंसर सी है, और फोर्थ का ए जो कि 0 है, और फिफ्थ का 54 पाई वॉट है, और सिक्स का स्पीड जो है वो 6.4 पाई है, और सेवंथ का ऑप्शन जो है वो 18 है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द रियर व्हील ड्यू टू द रोड इज 18.3 न्यूटन है। हाँ, ये मैं बता देता हूँ आपको कॉम्प्रिहेंशन। ये कब का है, 14 जुलाई का। व्हाट्सएप इमेजेस 14 जुलाई 2020। देखो इस कैसे करेंगे इसको। हमारे पास में साइकिल दिया हुआ है, ये रियर व्हील है इसका, और ये इस तरह से है। ये जो आगे वाला जो पेडल के यहाँ जो व्हील है उसकी रेडियस भी अपने को दिया हुआ है इसने। यहाँ जो फोर्स लगा रहा है एफ इक्वल टू 100 न्यूटन है, और ये जो डिस्टेंस है यानी जो लेंथ इस रोड की वो 16 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर वो 35 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है अपने से, अ बाइसिकल हैज पेडल rods of length 16 centimeter connected to a sprocated disc of radius 10 centimeter। यानी इसकी रेडियस की, इसको मैंने मान लिया ये आर नोट है, यानी आर नोट अपने को दिया इसने 10 सेंटीमीटर। द बाइसिकल wheels are 70 centimeter in diameter and the chain runs over a gear of radius 4 centimeter. The speed of the cycle is constant and the cyclist applies 100 newton force that is always perpendicular to the pedal rod as shown. Assume tension the lower part of the chain negligible. The cyclist is pedaling at constant rate of 2 revolution per second। यानी इसका ओमेगा नॉट मैंने मान लिया, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई एफ नॉट, और एफ नॉट की वैल्यू कितना दिया 2 रिवोल्यूशन, यानी 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये अपने को दिया हुआ है। Assume that the force applied by the other foot is 0 when one foot is exerting 100 Newton force, neglecting friction within the cycle parts and the rolling friction। ठीक है,
तो ये कह रहा है, अब यहाँ क्या कह रहा है दरअसल, ये द टेंशन इन द अपर पोर्शन ऑफ द चेन इज इक्वल टू, पहला पार्ट में ऐसा कह रहा है। देखो क्या हो रहा है यहाँ, पहले समझ लेते हैं। अगर आपने साइकिल चलाई है तो आपको आइडिया होगा, जब आप इसको एक पाँव से पेडल मारते हो तो दूसरे वाले को क्या करते हो, ऊपर ले जाते हो। वो अपने आप क्या करता है, इसके दबाने की वजह से ही वो दूसरा वाला पेडल अपने आप ऊपर चला जाता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया साइकिल चलाई है ढंग से तो, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते आप तो, नहीं तो हर चीज तो फिजिक्स के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं आप लोग। तो जिसने साइकिल चलाई है, जिसने ऑब्जर्व किया होगा उसको पता होगा। और आपने ये भी देखा होगा, जब साइकिल चलती है तो ये तन जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, और ये ढीली पड़ जाती है। ये कह रहा है कि नीचे वाली पार्ट में टेंशन क्या है, यहाँ जीरो और इसमें टेंशन है। इसका मतलब है कि इसमें टेंशन क्या लग रहा होगा, यहाँ टी, और इसमें टेंशन क्या लग रहा होगा, टी। ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो डेफिनेटली ये भी कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा होगा। अब आप सोचोगे कैसे सर, कांस्टेंट ओमेगा से इसलिए घूम रहा है क्योंकि यहाँ देखो, इस पर अगर टेंशन भी लग रहा है तो टेंशन इधर लग रहा है, इसकी वजह से टॉर्क कैसे आ रहा है, तब तो अल्फा बढ़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ फ्रिक्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फ्रिक्शन आना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ होगा, इस फ्रिक्शन का टॉर्क इधर होगा, टी का टॉर्क इधर होगा, तो नेट ओमेगा इसका भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि इसका ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका भी ओमेगा कांस्टेंट होगा। आगे बात समझ में। अब क्या होगा यहाँ, इसको देखो आप, इसको इसने एफ फोर्स लगाया तो आप देख रहे हो कि कांस्टेंट से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। इसका मतलब इसका टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों ये क्या होनी चाहिए, यहाँ बैलेंस होनी चाहिए, तो आपको टेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, यानी ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या होना चाहिए, टाउ ए इक्वल टू 0, यानी आ जाएगा एफ इंटू 100। ये किधर है, क्लॉकवाइज, सॉरी एफ तो 100 आएगा ना, इंटू 16। क्या लिखेंगे, एफ इंटू 16। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, 16 सेंटीमीटर ही रहने देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है ना, आर नॉट। तो माइनस उसका एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लिखेंगे, टी इंटू आर नॉट, और ये किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये माइनस या प्लस इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो आर नॉट की वैल्यू कितना है यहाँ, 10 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा है, 1600 माइनस, ये हो गया 10t इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू आ गया 160 न्यूटन। एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 160 न्यूटन टेंशन है इसमें। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आप, ये हो गया हमारे पास में, कौन सा क्वेश्चन हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है ना। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन की। नेक्स्ट कह रहा, नेट फोर्स ऑन द रियर व्हील ऑफ द बाइसिकल इज इक्वल टू 0। बोला ही अभी मैंने, क्योंकि इसको ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। तो ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो फ्रिक्शन भी यहीं से निकाल सकता हूं मैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट, देयरफॉर टाउ क्या हो जाएगा वहां, 0। किसके, टाउ बी, है ना, क्योंकि बी के अबाउट देखेंगे तो टाउ क्या, यानी क्या आ जाएगा उस पर, टॉक 0। इसका मतलब क्या हुआ कि टी, इसका मतलब इसका टॉक दोनों को बैलेंस कर दूं मैं, तो टी इंटू कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और इक्वल टू एफ इंटू कितना है, 35। तो आ गया हमारे पास में, यानी टी अपने को दे रखा है, तो एफ कितना आ गया, 160 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 35। तो यही आंसर है, एक आंसर ये आ गया, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई अपने को, सॉल्व करेगा, है ना। तो टॉर्क 0 आ गया और फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आ गई, तो कौन सा पार्ट हो गया इसके साथ में अपना, तो ये आ गया, फ्रिक्शन भी आ गया। तो मेरे ख्याल से 18.3 आ जाता है, आप सॉल्व करिएगा, है ना, आ जाएगा। ये तो मैं करके दिखा देता हूँ आता है कि नहीं आता है। तो ये हो गया 640 डिवाइडेड बाई 35, 18 पॉइंट, यार 18.28
कितना आ रहा है 18.28, तो लगभग कितना हो जाएगा 18.3 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी आ गया। अब आगे बात करते हैं नेट टॉक उसके अबाउट जीरो। पावर डिलीवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इज इक्वल टू, पावर डिलीवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इज इक्वल टू मतलब क्या है देखो। अब इसमें पावर कैसे डिलीवर करना है ध्यान से देखो आप, ये पावर डिलीवर ये फोर्स है, ये इसकी फोर्स की वजह से क्या कर रहा है ओमेगा नोट से घूम रहा है, तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, तो पावर डिलीवर्ड आ जाएगा फोर्स जो कि एफ है, फोर्स इंटू 16 इंटू 10⁻⁻², ये क्या हो गया टॉर्क इंटू ओमेगा नोट, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पावर इसमें क्या होती है ओमेगा इंटू टाउ होती है, सर किसमें रोटेशन मोशन में टाउ इंटू ओमेगा, तो हमारे पास ये पावर आ जाएगी। तो एफ कितना है 100 इंटू 16 इंटू 10⁻² इंटू 2 पाई, एफ नोट कितना है 2, कितना हो गया भाई ये 4, 64, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 64 पाई वॉट। एक आंसर ये भी आ गया, पावर डिलीवर्ड भी आ गया 64 पाई वॉट। अब आगे क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द बाइसिकल, यानी पीछे का जो व्हील है, यानी उसकी सॉरी हाँ जो व्हील है वो घूम रहा है ना। तो अब देखो उसकी स्पीड की पूछ रहा है कि वो स्पीड क्या होना चाहिए, तो अब क्या करेंगे वो स्पीड कैसे निकालेंगे, क्योंकि बाकी सब हो गया हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6 बचा है। अब वो स्पीड कैसे निकालना है, वो ही तो टास्क है, तो देखो कैसे करना है। साइकिल की क्या पूछ रहा है स्पीड पूछ रहा है, साइकिल की स्पीड पूछ रहा मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ ये व्हील है हमारे पास में, और अभी हमने देखा कि ये हम क्या बोल रहे हैं कि ओमेगा से घूम रहा है। तो आप ये देखो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसका मतलब इसका जो एक्सल है वो कितने से जा रहा होगा, v से जा रहा होगा, तो ये क्या कर रहा है स्लाइडिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब इसको फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राउंड पे टच है यहाँ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, और v इक्वल टू ओमेगा इंटू 35 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि इसकी ये रेडियस कितना है r, जो कि 35 सेंटीमीटर है। अब ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा यहाँ से निकालेंगे, कैसे, इस पॉइंट को जाओ, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है ना यहाँ, तो यहाँ से निकालेंगे, देखो कैसे, इसकी इसकी रेडियस क्या लिया था मैंने यहाँ आर नोट लिया है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होना चाहिए सेम, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर क्या लिखोगे ओमेगा नोट आर नोट, तो इस पॉइंट की इधर वेलोसिटी क्या लिखोगे आप ओमेगा इंटू ये डिस आर क्या ले, ये स्मॉल आर था, ओमेगा इंटू आर, इसका मतलब है कि ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा नोट आर नोट, यानी ओमेगा मिल गया अपने को ओमेगा नोट आर नोट बाई आर, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो v इक्वल टू कितना आ गया ओमेगा नोट आर नोट बाई आर इंटू 35 इंटू 10⁻², ओमेगा नोट कितना है 2 पाई इंटू 2, आर नोट कितना है 10 डिवाइडेड बाई आर कितना है 4 सेंटीमीटर में था इसलिए कट गया हो, इंटू 35 इंटू 10⁻², ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास आ गया, यानी एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3.5 पाई मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी साइकिल की होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन आ गया। समझ में आया ना, ऐसे करना है, ये क्वेश्चन था भाई इसमें। अब आगे चलते हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन था यहाँ, क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपने को एक स्पेयर दिया है,
shown in the figure are 2-point charges plus q and minus q inside the cavity of a spherical shell. The charges are kept near the surface of the cavity. यानी हमारे पास में ये एक ऐसा स्फेरिकल शेल दिया है, ठीक है, और इसके अंदर चार्ज रखे हैं। तो एक चार्ज क्या रखा लेकिन इसने प्लस क्यू, दूसरा चार्ज क्या रखा है माइनस क्यू। तो ये कह रहा है कि द चार्जेस आर केप्ट नियर द सरफेस ऑफ द कैविटी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द शेल। इफ सिग्मा वन इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, यानी इनर सरफेस को मैंने S1 मान लिया, आउटर सरफेस को मैंने S2 मान लिया, and Q1 net charge on it and sigma to the surface charge on the outer surface and Q2 net charge on it, then तो देखो कैसे करना है। तो ये बताना है अपने को कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। तो आप सबसे पहले देखो ये पूरा सॉलिड पार्ट है और यहाँ माइनस क्यू रखा, यहाँ प्लस क्यू रखा। तो हमने देखा था कि अगर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस रखे होते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे आती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे आ रही होगी, लेकिन क्या सारी की सारी थोड़ी इधर आएगी। इसका मतलब इसके पास भी अगर, अब देखो इधर भी तो है, इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, तो इसकी वजह से लाइंस क्या करेगी, ऐसे जाएगी। लेकिन वो लाइंस कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी, ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे। इसका मतलब यहाँ चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। यहाँ कितना होगा, यहाँ से लाइंस इधर जाएगी, तो लाइंस इधर जाने का मतलब है ऐसे लाइन जा रही है, यहाँ भी लाइन जाएगी तो परपेंडिकुलर जाके इंसिडेंट हो, क्योंकि मेटल है ना। इसका मतलब यहाँ चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन आप देख रहे हो कि जितना, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू या प्लस क्यू है, तो अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हो तो चार्ज एनक्लोज कितना आ रहा है, जीरो। चार्ज एनक्लोज ही जीरो है, इससे पास होने वाला फ्लक्स ही जीरो है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू, यानी अगर यहाँ चार्ज अगर डेवलप हुआ मान लो प्लस क्यू, तो फिर यहाँ कितना डेवलप होगा, यहाँ डेवलप होगा माइनस क्यू, और बाहर चार्ज क्या होगा, जीरो, यानी Q2 क्या हो जाएगा, जीरो। और वैसे तो Q1 भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू डेवलप होगा, तो टोटल चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो, तो Q1 जीरो। लेकिन यहाँ चार्ज ही बाहर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तो सिग्मा सिग्मा टू भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन यहाँ सिग्मा वन जीरो नहीं होगा, टोटल चार्ज जीरो है, क्योंकि यहाँ चार्ज यानी चार्ज डेंसिटी तो है, लेकिन सिग्मा वन जो है ना वो जीरो नहीं होगा। टोटल चार्ज जीरो है, सिग्मा वन जीरो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो आ रहा है तो चार्ज डेंसिटी तो होगी, लेकिन टोटल चार्ज जीरो है। तो सिग्मा वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, सिग्मा टू जीरो, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने देखा कि अगर मैं प्लस क्यू रखता था तो यहाँ क्या आता था, माइनस क्यू, उसके करस्पॉन्डिंग कितना जाता था यहाँ, प्लस क्यू। क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए था। जब टोटल चार्ज ही पहले इस पे था ही नहीं, इस पे टोटल चार्ज था ही नहीं, तो पहले जीरो था, तो अभी अंदर ही जीरो हो गया, तो डेफिनेटली बाहर जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी शेल पे टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसलिए बाहर चार्ज जाएगा ही नहीं, तो बाहर चार्ज होगा ही नहीं, तो सिग्मा टू भी जीरो, Q2 भी जीरो, Q1 तो जीरो होगा, क्योंकि जितना नेगेटिव इधर है उतना पॉजिटिव इधर, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो नहीं होगी। तो ये आंसर होगा इसका। आगे बात समझ में, ऐसे करना था। नेक्स्ट, ये कितने लोगों ने कर लिया था अभी जो एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, श्रेय क्वेश्चन हुआ था। हाँ सर। अरे वाह, और ये वाला क्वेश्चन हुआ, वेरी लॉन्ग लेंथ सिलेंड्रिकल गैलेक्सी। हाँ सर हुआ। अरे वाह, और किसने किया, हाँ सर। हाँ सर। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। किस किसने किया बताएंगे आप मुझे, ड्रॉप करिए, मैसेज ड्रॉप करिए ना चैट बॉक्स में, मैं जानूं तो सही। आदित्य दुबे, इलियम सैयद, शिवाली, संकल्प दयाल, धनंजय नायर, बहुत काफी लोगों ने किया, आर्यन, अमित, ओम व्याकुल। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम पता नहीं क्या करते हो फिर एग्जाम में जाके, आता सब है, चीजें सब पता है, मतलब आदत से मजबूर हो ना, लेकिन करना ही है वो एग्जाम में तो। चलो जैसे वो क्वेश्चन बताता हूँ। और किसने बताया, आदित्य बिरादर,
साई, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ना। आपको मैंने याद आ रहा है सिलेंडर वाला एक पार्ट पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर का, वो कॉन्सेप्ट लगाना था। यहाँ देखो कैसे, यहाँ है कि एक इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था, अगर आपको याद हो तो। क्या मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि अंदर की साइड तो क्या मिला था अपने को, ρr/2 एप्सिलॉन नॉट मिला था वहां, उसी को यूज करना है। इसलिए क्वेश्चन पूछा था मैंने कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला मैंने यहाँ तो नहीं लिखवाया था। वेरी लॉन्ग लेंथ सिलेंड्रिकल गैलेक्सी इज मेड ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास एंड हैज रेडियस। तो इसकी लेंथ एल दे दिया इसने, जो कि इनफाइनाइट समझ रहा है, लेकिन लॉन्ग लेंथ है, मतलब क्या इसकी रेडियस क्या है, मतलब उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो इसकी रेडियस आर है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, देखो, अ वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल गैलेक्सी इज मेड ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास and its radius r. A star outside the galaxy is orbiting the galaxy in a plane perpendicular to the galaxy and passing through its center. If the time period of a star is t and its distance from the galaxy axis is r, then relation बताना है। तो देखो ये मान लो प्लानेट है जो इसके चारों घूम रहा है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि आउटसाइड के लिए यहाँ से इधर के लिए इसका कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, λ/2πε0 आर आया था। यानी ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाएगा दरअसल ये 2g λ/r आ जाएगा आउटर के लिए। ये आ गया। अब ये गैलेक्सी, ये जो प्लानेट या जो भी है घूम रहा है, तो इसका मास अगर m है, ये डिस्टेंस r है, तो आप देख रहे हो कि इसको फोर्स इधर की तरफ लगेगा तो क्या लगेगा, me, क्योंकि ये आ जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2g λ/m/r। लेमड़ा क्या है, इसका है, यानी इसका अभी बताता हूँ कैसे लिखा हो मैंने। तो आपके पास ये आ गया है ना, और ये इक्वल टू क्या कर दोगे आप इसको, ये लिख दोगे mv²/r। क्या लिख दोगे, mv²/r। तो आप देख रहे हो कि v इक्वल टू क्या आ गया, √2g लेमड़ा आ गया। ठीक है, और हमें मालूम है कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v होता है, तो यहाँ रख देंगे, है ना। तो आप इसका स्क्वायर कर दो तो t² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π²r² और v² की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 4π²r²/2g है ना, आ जाएगा। तो आप देखो ये तो सब कांस्टेंट ही है, तो अल्टीमेटली t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, यहाँ r आ गया। अच्छा, इसका लेमड़ा ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्या लिखेंगे देखो मैं बताता हूँ। किसी स्मॉल के लिए बात करना है, मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, है ना। ये है इसका लेमड़ा क्या होगा, अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, स्मॉल के लिए बात करेंगे। तो एनक्लोज चार्ज है ना, एनक्लोज चार्ज कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा। तो इसका टोटल वॉल्यूम निकालो, याद है ना, इसमें क्या करते हैं हम, क्या लगाएंगे इसमें, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो, गॉस लॉ से निकाला था हम लोगों ने। इसकी लेंथ एल है ना, लेकिन जो चार्ज ये रेडियस आर है, तो ये मास है यहाँ, तो क्या है मास में, है ना, मास की लेंगे तो क्या हो जाएगा देखो। अच्छा, इनफाइनाइट है तो इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होगी, यहाँ रो होगी ना, वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो। तो उससे क्या हो जाएगा, टोटल इसका मास एनक्लोज मास कितना आ जाएगा, एनक्लोज मास आ जाएगा इसमें, ये एनक्लोज आ जाएगा ρ πr² × l ना। और आप देखो कि m enclosed/l, ये हमारा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी लेते हैं हम लोग इसमें। तो वहाँ क्या था, q enclosed/l था, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ, तो ρ πr², ये दरअसल क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो ये आता है उसमें, आप देखिएगा वापस से कैसे बताया था मैंने, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने मास के लिए ले लिया, तो यहाँ भी हम लोग इसको गॉस लॉ से कर सकते हैं। चलो आज इतना ही। अब आपको होमवर्क में क्या क्या है,
बताएंगे आप मुझे? सर एक डाउट था हाँ पूछो डाउट पहले। सर, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, वो मैच नहीं हो रहा है उसका आंसर। कौन सा? सर 1.19। 1.19 क्या था क्वेश्चन? A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric force flux through the surface? 1 पॉइंट क्या नाम बताया? एक मिनट देख लेता हूँ। 1.19। 1.19 पार्ट 2 एक है। Point charge of a center of the cubic Gaussian surface. What is the net flux through the surface? Q by epsilon naught. आगे बात सुनो। Q by epsilon naught सॉल्व कर लो। सर उसी से आंसर नहीं आ रहा। हाँ तो गलत दिया ना, देखो ना आप खुद ही देखो ना। पॉइंट चार्ज कहाँ रखा उसने? सेंटर पर। क्यूबिक गॉसियन सरफेस बनाया तो क्या होगा आप बताइए, आप ही बता दीजिए। कोई भी सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखोगे तो टोटल फ्लक्स कितना होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही तो होता है। हाँ सर। हाँ तो वही सही तो है, वो एनसीईआरटी में गलत दिया हो। ठीक है। हाँ सर। अरे तो डाउट आना नहीं चाहिए था, आप फालतू पूछ लेंगे। चलो कोई बात नहीं। हाँ होमवर्क का बताओ आप तो। ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज 3 अभी किया नहीं है ना, जो करना है। ये रिकॉर्डिंग बंद कर लो आप।